लिए एक तरफा जीत से देश की जनता ने एक बार फिर से मोदी सरकार से ढेर सारी उम्मीदें लगानी शुरू कर दी हैं। उनके जहन में कई तरह के सवाल फिर से उठने शुरू हो गए हैं। उनमें से अहम यह है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर का सपना अब साकार हो पाएगा, होगा तो कब तक होगा। सवाल यह भी कि क्या दोबारा सत्ता में चुनकर आई मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा पाएगी। हमारे मेहमानों से इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। 2014 में मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत। देश की जनता का कितना भरोसा है, और भरोसा जैसे बढ़ता है जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। देश में प्रचंड बहुमत से वापसी करने वाली मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ये जानते हैं कि देश की जनता ने अगले 5 सालों के लिए जो जनादेश दिया है उसके सामने चुनौतियों का बड़ा पहाड़। कुछ चुनौतियां पिछले 5 साल के सिस्टम से उपजी हुई हैं, तो कई चुनौतियां चुनाव जीतने के दौरान किए गए वादों से भी खड़ी हुई हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मान चुके हैं कि ये जीत कई मायनों में अहम है। कई मायने में ये जीत ऐतिहासिक जीत। देश के अंदर 50 वर्ष के बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत से शासन करने वाला प्रधानमंत्री फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश लेकर फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा भले ही प्रमुखता से न उठाया हो, लेकिन दूसरी बार बहुमत से सरकार में आने के बाद राम मंदिर की मांग तेज हो गई है। मांग बीजेपी के अंदर से उठ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी सरकार को राम मंदिर बनाने का प्लान भी बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर अयोध्या के संत और मंदिर मस्जिद केस के पक्षकारों ने भी खुशी जाहिर की है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि इस बार की मोदी सरकार राम मंदिर, बाबरी मस्जिद केस का सौहार्दपूर्ण हल निकालने में कामयाब रहेगी। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी राम मंदिर के मुद्दे का हल संवैधानिक तरीके से निकालने की बात दोहरा चुके हैं। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसे मोदी सरकार के वादे को पहले ही झुठला चुकी है। अगर आप उनके पिछले 10 घोषणा पत्र देखें तो 10 घोषणा पत्र में आपको धारा 370, कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 35A और भगवान श्री राम मंदिर की चर्चा मिलेगी। देश के लोग इस झूठ, कपट, फरेब को अब समझ गए हैं। मोदी सरकार के पास दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आर्टिकल 370 को लेकर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुलकर कह चुके हैं कि दोबारा बहुमत से सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटेगा। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता है। मैं आपको बताने आया हूँ, आप सुरेश कश्यप को जिता दो, प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को बना दो। मैं बताता हूँ कश्मीर के अंदर से धारा 370 को हम हटा देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल खासकर पीडीपी के मुखिया महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि धारा 370 से छेड़छाड़ करने पर घाटी सुलग उठी। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। न सिर्फ मुल्क को बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा तो न हिंदुस्तान रहेगा। ऐसे में मोदी सरकार के सामने अयोध्या में राम मंदिर बनवाना और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसी चुनौतियों से पार पाना टेढ़ी खीर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आप देख रहे हैं ये वो मुद्दे हैं जिनका जिक्र 2014 के मैनिफेस्टो में भी था। इस बार फिर से जो संकल्प पत्र है उसमें इन मुद्दों ने जगह पाई है और ये दो मुद्दे हैं जो कहा जा रहा है कि तगड़ी चुनौतियां हैं अपने कहे हुए को पूरा करने के रास्ते में। क्या ऐसा है और अगर ऐसा है तो रास्ते कैसे निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या रास्ते निकाल पाएगी, वगैरह वगैरह। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। स्टूडियो में यहां हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बाईं तरफ सुशील पंडित साहब, जो कि कश्मीर के मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात को रखते रहे हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हैं, धर्मगुरु हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। बीडी नकवी साहब जो कि बीएसपी सपोर्टर हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सैयद बाबर कादरी साहब प्रेसिडेंट हैं जस्टिस पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव से संबंधित ही लग रहा है कि इसमें मसला कहा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए सुने। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही लोकसभा का चुनाव अच्छे मतों से जीतने में सफल रहे हैं। मैं इसके लिए आज उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं का जो लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का जिन्होंने हमारे प्रदेश की एक रणनीतिक कौशल में जो एक टीम वर्क था, उस टीम वर्क का पालन करते हुए प्रदेश के अंदर ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चुनाव के पहले इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है और यह देश ने साबित भी किया है। मित्रों, इस पूरे चुनाव में अगर आप देखें तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जिस सकारात्मक दिशा में इस अभियान को आगे बढ़ाया, उसके में एक पहलू था संगठनात्मक रणनीति और कार्यक्रम। पहली बार प्रदेश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचा। और अगर मैं कहूं कि प्रदेश के अंदर लगभग 7 करोड़ लोगों तक, 7 करोड़ जो जन थे, प्रदेश के आम जन थे, वहां तक शासन की योजनाओं का लाभ किसी न किसी रूप में पहुंचा। आयुष्मान भारत में लगभग 6.5 करोड़ आयुष्मान भारत से कवरेज था। उत्तर प्रदेश का 1 करोड़ 18 लाख परिवार, जो 56 लाख परिवार छूटे हुए थे, उन्हें हमने प्रदेश सरकार के अपने बजट से अतिरिक्त रूप से उन्हें आच्छादित किया। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 7 करोड़ लाभार्थी आयुष्मान भारत और प्रदेश की जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित हुए। एक बहुत बड़ी योजना, 3 करोड़ 55 लाख लाभार्थियों को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने और बिना भेदभाव के हर एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने। प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला जब गरीब को योजनाओं का लाभ 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध होना, 24 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, 1 करोड़ से अधिक परिवारों को शासन की योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने और 1 करोड़ 14 लाख से अधिक परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने में। तो कैसे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसे डबल इंजन अक्सर ये विशेषण दिया जाता है, उसने कैसे काम किया, कैसे
आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की लास्ट माइल डिलीवरी जिसे कहा जाता है वो करने की कोशिश की गई और उसका नतीजा कहा जा रहा है कि ये जीत के रूप में सामने है। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या कामकाज किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से ही एक वो मामला भी सामने आता है जिसका जिक्र हमने चुनाव दर चुनाव सुना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और विपक्ष ने लेकर जिसको भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि ये मुद्दा हमेशा जीवित रखना चाहते हैं। इसका सहारा चुनाव के वक्त लिया जाता है लेकिन उसके बाद कन्वीनियंटली इसे किसी दूसरी जगह पर रखकर भूल जाया जाता है, जो कि है राम मंदिर बनाए जाने का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए राम मंदिर के निर्माण के लिए हम जो कर सकते हैं वो करने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हम इससे कभी भी पीछे नहीं हटे। अब इतनी बड़ी जीत के साथ क्या यह जिम्मेदारी भी और बड़ी हो जाती है कि वो मुद्दे जिनको चुनाव दर चुनाव जिनको पूरा करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उसे अब जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। सुशील पंडित साहब, आप इस जीत को और इस जीत के बरक्स इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी को गौर से सुन रहा था तो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए कल वो कह रहे थे कि 2014 में आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे चुना, और इस बार आपने मुझको जानते हुए मुझ पर फिर से भरोसा किया और दोबारा और ज्यादा भरोसे के साथ चुना। इसमें एक बात और भी निहित है कि 5 साल प्रतीक्षा करने के बाद आपके मतदाता वर्ग ने, हम सब ने, इस पूरे भारत के देशभक्त वर्ग ने 5 साल के उपरांत फिर धैर्य धारण किया और ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दे जो छूट गए थे उन पर दिए गए आश्वासनों का भरोसा किया, और वो आश्वासन आपने नहीं दिए थे। आपने पूरे चुनाव अभियान में अयोध्या के राम मंदिर का एक बार भी जिक्र नहीं किया। आपने पूरे चुनाव अभियान में धारा 370 का एक बार भी वर्णन नहीं किया। पार्टी के नेता, पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र बार बार इस पर हमें आश्वासन देता रहा। आपसे हमें अब तक इस पर कोई आश्वासन मिला नहीं है। उसके बावजूद हमें एक उम्मीद है, एक आशा है, एक भरोसा है कि आप इस पर कुछ करेंगे। मुझे संस्कृत का एक छोटा सा सूत्र याद आता है, शुभस्य शीघ्रम। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें आपके जनादेश की धमक अभी गूंज रही है पूरी दुनिया में। इस गूंज के अंदर, इस गर्म लोहे पर अगर आप जल्दी चोट करेंगे आपको परिणाम आशातीत मिलेंगे, और परिणाम आशातीत मिलेंगे, और जितना आप देरी करते चले जाएंगे उतना ही आप उससे आने वाली सफलता को धीरे धीरे क्षीण होता पाएंगे। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शैलेश जी, आप क्योंकि संतों से भी आपका समागम होता रहता होगा, उनसे भी मुलाकात होती रहती होगी, संतों के हृदय में इस मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है, नंबर एक। और दूसरा, जैसा सुशील पंडित जी कह रहे हैं कि शुभस्य शीघ्रम, लेकिन अब जबकि ये मामला अदालत में है, क्या इसको ये समझा जाता है कि इसको किसी और तरीके से और भी एक्सपेडाइट किया जा सकता है? देखिए, संत महात्मा लोग सबको पता है कि यह मंदिर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सनातन धर्म का एक ध्वज को लहराया है पूरी दुनिया में, यह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मां गंगा की आरती की, बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया, केदारनाथ में जाकर के रुद्राभिषेक किया उन्होंने। शैलेश जी, लेकिन हम अभी देख रहे थे इन सब चीजों से लोगों के अंदर धैर्य है और विश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास भी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इस 5 वर्षों में राम मंदिर का मुद्दा को निपटारा अगर संवैधानिक तरीके से, अगर घटनाओं के सूत्रों को पकड़कर हम किसी एक मुद्दे को समझने की कोशिश करें तो चुनाव की रैली के दौरान अयोध्या से लगे हुए अंबेडकर नगर में पहुंचकर उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष तो किया, लेकिन मंदिर मुद्दे पर कोई भी बात नहीं उठाई। यह भी कहा जा रहा है कि कैंपेन कमेटी ने यह तय किया था कि मंदिर मुद्दे को लेकर कहीं पर भी कोई बात नहीं कही जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने 127 रैलियां की, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं किया। बस मध्य प्रदेश में एक बार जरूर उन्होंने कहा
कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं- क्या इस मुद्दे को बगैर ज्यादा तूल दिए इसके समाधान की कोशिश हो रही है, या इस मुद्दे पर अब ज्यादा बात करना असल में फिलहाल ठीक नहीं समझा जा रहा? दिनेश जी, मेरा जैसा मत है और मानना है, और मैं जो देख रहा असल हूं, में ये अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है मंदिर निर्माण के बाद वहां जाकर के भगवान रामलला ज्यादा का पूजन और उपयुक्त दर्शन होगा करेंगे। कि ये सवाल जो मैंने आपसे किया है ये अनिला जी से पूछ लूं। अनिला जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, ये सवाल आपने मेरा सुना होगा, इस पर आपका रुख क्या है? भारतीय जनता पार्टी अभी इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रही है, खासतौर से तब जबकि अदालत में ये मामला विचाराधीन है। अब ये जो मध्यस्थता पैनल था उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका इसमें कहां देख रही है? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा तो डेफिनेटली एज अ गवर्निंग पार्टी, चाहे वो सेंटर में है और चाहे वो स्टेट में है, वो पूरी तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि जो भी वर्डिक्ट आता है वो बिल्कुल सही तरीके से लागू हो। और मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि तथ्य जो है राम मंदिर निर्माण के फेवर में है, तो जो वर्डिक्ट आएगा हमें पूरा विश्वास है वो राम मंदिर के बनने। मेरी आवाज इको हो रही है। अच्छा, तो ये जब तक हम दुरुस्त करवाएं, आपके पास हम लौटें, सुशील पंडित जी का रुख हम एक बार फिर से कर सकते हैं। सुशील जी, इकबाल अंसारी जो कि मुद्दई हैं बाबरी मस्जिद के मामले में, उन्होंने ये मंशा जाहिर की थी रिजल्ट से पहले चुनाव के दौरान कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। क्या इन सब बातों में भी वो सूत्र कहीं छिपे हुए हैं जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, संकेतों में बात बहुत होली, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें हमें लाग लपेट की और इधर उधर से बात करने की, घुमाने की आवश्यकता क्या है। ये सीधा सपाट मामला है। अगर न्यायालय में लंबित विषय को भी देखा जाए तो वहां की भूमि अधिकृत हो चुकी है। उस अधिकृत भूमि को का सरकार सार्वजनिक हित में जो इस्तेमाल तो आप कह रहे हैं कि अब घुमा फिराकर बात नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, ये केवल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रह गया है जो डिटर्मिनेबल है। अगर किसी की प्रॉपर्टी सरकार अधिकृत करती है उसको मुआवजा दिया जा सकता है। मुआवजा दीजिए, चलता कीजिए, मंदिर बनाइए। अतीकुर रहमान साहब, ये मामला इतना सही है और अब जल्द ये समाधान की तरफ बढ़ेगा, आप भी सहमत हैं इससे? जो मुद्दा रखा है कि बड़ी जीत और बड़ी जिम्मेदारी, ये बहुत अहम चीज है। देखिए, और इसको आप जोड़ दीजिए कल जो प्रधानमंत्री की जो विक्ट्री स्पीच थी उसके साथ में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे, जहां तक कि मैं समझ पाया हूं, ये कोशिश की है कि ये जो जीत है ये जीत पूरी दुनिया के ऊपर इस तरह से असरअंदाज हो कि इसमें कोई भी डिस्प्यूटेड फैक्टर्स नहीं आ पाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी और बाकी जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, इन्होंने पहले भी अयोध्या के मुद्दे को सिर्फ इसी तरह से टाला है कि जब तक के न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं होती है इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन नहीं लेगी। अब ये जो जोर जबरदस्ती होती है यहाँ वहां से फ्रिंज एलिमेंट से, ये मोटर माउथ जो आके मामले को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, बड़ी जीत, बड़ी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है। ये पूरी दुनिया आज हमको देख रही है और हमको इनके ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को खरा उतरना पड़ेगा, बीजेपी पार्टी को खरा उतरना पड़ेगा। अतीकुर रहमान साहब, सवाल ये है कि चीजों को एज इट इज समझने के लिए भी हम तैयार हैं क्या? सुशील पंडित साहब जो कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये किसी तरह से भी टाइटल सूट का मामला है और इसको अब जितना जल्दी हो जाए निस्तारण इसका होना चाहिए। क्या इस बात को एज इट इज हम समझने और मानने के लिए तैयार हैं? आपके पास आते हैं अतीक साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। धारा 370 35A राम मंदिर निर्माण, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हाजिर होते हैं, सवाल देश का है। लेकिन अब सवाल ये है, और ये सवाल लेकर मैं बीडी नकवी साहब के पास जाऊंगा। बीडी नकवी साहब, बहुजन समाज पार्टी को इस बार बढ़ी हुई सीटें मिली, पहले तो इसके लिए शुभकामनाएं। और अब सवाल ये कि राम मंदिर के संदर्भ में अब क्या वो वक्त आ गया है जनादेश के हिसाब से भी कि जब अब बहुत तुरंत फुरंत चीजें होनी चाहिए? सुशील पंडित साहब कह रहे हैं कि अब ये लोहा गर्म है और वो मुद्दे जो सालों से लंबित हैं अब उनको निपटाने का वक्त आ गया है।
राम मंदिर के मामले में मैं भी एक वन ऑफ द एडवाइजर्स हूँ। मैं लखनऊ में मिला था जो मीडिएशन से लंबित है, अब उनको निपटाने का वक्त आ गया है। राम मंदिर के मामले में मैं भी एक वन ऑफ द एडवाइजर्स हूँ। मैं लखनऊ में मिला था जो मीडिएशन कर रहे हैं लोग, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और लोग, मूविंग डिबेट टेक हो जाना चाहिए। लेकिन अब सरकार अगर जो भी करेगी वो देखते हैं क्या होगा। सरकार का स्टैंड तो ये था, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ करेगा वो हम मानेंगे, यही राजनाथ सरकार का यही स्टैंड है। लेकिन जनाकांक्षाएं क्या स्टैंड को मानते हुए उसके साथ चलने को इस बहुमत के बाद तैयार होंगी, मैं ये पूछ रहा था आपसे। ऐसा है कि बहुमत हो चुका है, मिल चुका है, वो छीन सकते हैं प्रॉपर्टी मस्जिद वाली, वो टेक ओवर कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं, ये सब कुछ वो कर सकते हैं, वो धारा को खत्म कर सकते हैं। जी करेंगे, मुझे लगता है वो करेंगे। ये आज जो स्टेटमेंट था, अमित शाह का जो स्टेटमेंट था, वो क्लियर गांधीवाद खत्म। मैं इस पर एक क्विक रिएक्शन, चरण सिंह सापरा साहब, उनका नाम पहले मैंने गलत लिया, इसके लिए माफी। चरण सिंह सापरा साहब के पास भी चलूं। चरण सिंह साहब, आपका इसमें ओपिनियन, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये मुद्दे चुनाव दर चुनाव मैनिफेस्टो में सिर्फ रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखे हुए हैं, आपका ओपिनियन? देखिए, बिल्कुल हमने कोई गलत नहीं कहा है। चुनाव दर चुनाव ये मुद्दे देखने के लिए मिलते हैं। आपने देखा होगा ये चुनाव में भी, ये जरा एको आ रहा है, क्लियर करा दीजिएगा, ये चुनाव में भी कहीं भी नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रमुख नेता ने इन मुद्दों के चुनाव के प्रचार में नहीं लिया। हालांकि उनके मैनिफेस्टो में है, पहले के भी 10-12 मैनिफेस्टो में था ये। संविधान के दायरे में रहते हुए राम मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए जो किया जा सकता है वो किया जाएगा, ये कहा गया है, वही हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो कहते हैं हमेशा लेकिन करते नहीं है ना। अभी तो 350 सीटें भी इनके पास में है। अच्छा, धारा 370 का भी रुख कर लें। के ऊपर ये बात सुशील पंडित जी, क्योंकि वक्त हमारे पास सीमित है, इसलिए एक दूसरे अहम मुद्दे का रुख कर लें। 35A 370, इसको लेकर भी क्या ऐसा ही है कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो में दिखाई देंगी बातें? दिनेश जी, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके छुप जाते हैं और कहते हैं संवैधानिक प्रक्रिया से और न्यायिक प्रक्रिया से जो कुछ होगा, उन्होंने कभी मुंह खोलकर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर टाल मटोल क्यों कर रही है? बार बार तिथियां घोषित करने के बाद, अब हर रोज की सुनवाई होने की आश्वासन देने के बाद वो क्यों इसको महीनों महीनों के लिए टालती हैं? और क्या इसके लिए कभी किसी ने कहा है कि हम राष्ट्रपति से जाकर सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश दें, दिलवाएं, ये अनुशंसा करवाएं कि इसकी फौरन सुनवाई हो और इस पर एक नतीजे पर पहुंचा जा सके? कि सिर्फ इसको टाल मटोल करने के लिए, इसको लंबा खींचने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी न्यायिक प्रक्रिया, इस तरह के बहाने दिए जाएं। लेकिन ये यही बनाया हुआ सिस्टम है सुशील साहब, और हम ही अगर नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा इसको? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ सैयद बाबर कादरी साहब, प्रेसिडेंट जस्टिस पार्टी JNK, वो जुड़े हुए हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में 35A के ऊपर भी लागू होती है, जो 2014 से लंबित है वहां। नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने चुनाव के दौरान 17 मई का उनका ये बयान आया हुआ था कि ये वक्त आ गया है कि हम रिव्यू करें इसको, कितना फायदा या नुकसान हुआ इससे, और ये मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई है। कादरी साहब, आपका ओपिनियन, क्योंकि इसको लेकर हमने देखा 1 साल तक एक चर्निंग चलती रही, वहां पर लोकल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। ऐसा इशू जिसको लेकर पार्टियां खम ठोक कर वहां ये कहती हैं कि इसको आप नहीं हटा सकते, उसको क्या अपने मैनिफेस्टो में रखने के बाद उसको हटाया जा सकता है? कादरी साहब। मेरे कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस के कनपटियों पे बंदूक रखो और ये फैसला निकालो। उनको तो शायद अब जस्टिस प्रक्रिया पे कोई भरोसा ही नहीं रहा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। एक दूसरा, जो इलेक्शन में कहा जाता है जस्टिस पर भरोसा नहीं रहा। पहले भी उन्होंने 2014 में भी कहा था और आज तक वो पूरा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की भाषा बोलिए। मैंने किसी को 370 हटाना किसी को टोका नहीं, ये देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
देखें 370 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है जो पूरे भारतवर्ष में एक झंडा होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में एक झंडा होना चाहिए। मतलब नहीं है, इसको आप मजहब के प्रिज्म के थ्रू ना देखें। आप इस मसले को, हर किसी मसले को आप हिंदुस्तान में मजहबी रंग दिया जा रहा है। 370 के पीछे भी और 35 एबॉलिशन के पीछे भी एक मजहब की सोच है। ये आपके मजहब को शोभा नहीं देता। हम मजहब की मजहब के नाम पर सिर्फ धमकी देते हैं। ना करें, मजहब पे सियासत ना करें। आप मजहब की सियासत अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको तमाशा बनाया जा रहा है। आपकी तो पूरी सोच की देखें, आप कर रहे हैं ना, वो हुआ पास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप तो आज कर रहे हैं। जो लोग धमकी देते हैं सुशील पानी गिरा दिया जाएगा। दिमाग और दिल में जहर भरा हुआ है जो सारे हिंदुस्तान के लिए खतरा है। कोई खतरा नहीं है। 370 हटेगा, हटेगा, ये खतरा है। ये नहीं है कोई जाहिल लोगों की जमात नहीं है जो जज में उनको पता है कि 360 और 35A कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है और जुरिस्डिक्शन नहीं है इनको एबॉलिश करने की। सुशील पर बिल्कुल सुनवाई कर सकता है, उनकी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या है? फिर क्या होता आज तक? आप कानून ला करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून का पालन करवाया जा सकता है। 370 हटाना देश के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। शैलेश जी और कादरी साहब, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। सुशील पंडित साहब, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन कहा गया था, बताया यह जाता है कि इससे पहले कि अपनी कोई राय देती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भंग हो गई, इसलिए इसको परमानेंट फीचर मान लिया गया। अब इसको पत्थर की लकीर क्यों माना जा रहा है? ये कतई पत्थर की लकीर नहीं है, इसको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर की है सुनना। केवल और केवल भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप, भारत का पूरा नेतृत्व बिना पार्टी। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी। अनिला जी, इस मुद्दे पर आप देख रही हैं, बात छिड़ी नहीं कि फिर मामला कहां जाता है, वो आप देख रही हैं। तो ये आप मैनिफेस्टो में साथ में लेकर चल रही हैं। आप भी जानती हैं कि ये मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन उसके बावजूद आपका कमिटमेंट है जिसकी वजह से आप रखती हैं, या फिर ये मुश्किल, चैलेंजिंग है और इसी पर कई बार इमोशनल सर्ज देखने को मिलता है जिस पर वोट मिलते हैं, लिहाजा इसको जगह दी जाती है? देखिए, 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में आपने देख लिया होगा कि उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है। वो जो कार्य करते हैं वो देश हित के लिए कार्य करते हैं, भारत वासियों के लिए कार्य करते हैं। और जब भारतवासियों के लिए कार्य करने की बात आती है तो वो इमोशनल होके नहीं करते हैं, वो जनहित जो है, जो उनके हित के लिए है, जो भारतवर्ष के हित के लिए है, वो उसके लिए करते हैं। गलत बात बहुत बार जब उन्होंने इस प्रकार के कड़े कदम उठाए, हम यहाँ पे आप शांत रहिए, के लिए नहीं है, ये सीरियस मुद्दा है, सीरियस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। शांत रहिए, शांत रहिए। आपने भी बात की ना, शांत रहिए, टोका गया, मेरा भी हक बनता है चुप होकर सही बात करने का। आप गलत बात पे टोक रही थी, मैं सही बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छी बात नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान को एक मजहबी रियासत बनाई है जो आपकी इंटरनेशनल आप अपना दिमाग घर पर रखकर आते हैं, फिर टीवी पर बोलते हैं। आप जो है एक बददिमाग किस्म के, आपके साथ दिमाग है, मुझे समझ आ रहा है आपके साथ कितना दिमाग है। आपने हिंदू लोगों के बनाने जगह नहीं है भारत में, आप रेस में हैं, आप रेस में जो है हमारे में, ये आपके हित में नहीं है, ना हिंदुस्तान के हित में है। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी जो है, हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान का कुछ नहीं होने वाला। जो हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है ना, वही होगा। कमिटमेंट ये कह रहे हैं और आपने जोड़ा, ये मानते नहीं है। इस बात को जरा इस बात को हाईलाइट कीजिए। वही होगा। आपकी जातिवादी कैसे हो, उसकी चिंता वाली प्रधानमंत्री चलेगी है। हिंदुस्तान इसका मालूम करना पड़ेगा। भारत का संविधान कोई आसमानी किताब नहीं है, इसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो संविधान की समय समय पर समीक्षा के लिए कई याचिकाओं पर विचार करें। आप इस पर पत्थर की लकीर नहीं खींच सकते और आप इस पर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह नहीं हटा सकते। चरण सिंह सापरा साहब भी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। चरण सिंह सापरा साहब, प्लीज।
आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ये और सही बात सापरा नहीं साहब है। की पार्टी से मैं सच में निराश अतीकुर रहमान साहब, आता हूं आपके पास, आता हूं अतीकुर रहमान साहब। खिचड़ी बनी हुई है, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था। आश्वासन दिया है आप कि इनको सबको चुप कराएंगे जरा, और उसका खामियाजा भुगता है। आइए चरण सिंह जी को सुने। काश चरण सिंह साहब, कहिए अपनी बात जल्दी। देखिए सवाल ये है, मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये नीति एक बनाते हैं लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा बीजेपी की प्रवक्ता को कि जब 35A की बात हुई थी और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर 35A से छेड़छाड़ की तो इस देश के तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहां थे? तब इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। और दूसरे दिन महबूबा मुफ्ती जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिली थी, प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं किया, उल्टा ये मैसेज दिया कि हाँ 370 और 35A जो है जैसे है वो सो मोटो है, जैसे है वो कंडीशन में रहेगा। अतीकुर रहमान साहब, बात कहिए अपनी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं, लेकिन ये जो भी है इस दांत को मैंडेट मिला है, आप ये भी मानेंगे सापरा साहब? 70 को और 35A को। अतीकुर रहमान साहब, आपके पास तो ना खाने के हैं ना दिखाने के हैं। मैंडेट मिला तो देखिए अनिला सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मोदी जी जो भी काम करते हैं वो देश हित में करते हैं, जज्बात में आके नहीं करते हैं। और अब इनकी बात ही देखिए यहाँ पर खड़ी नहीं उतरती है। ये बात कौन मानने को तैयार है? सुशील पंडित जी मुझे बताएं, क्या 370 हटाना देश के हित में है? क्या 370 या 65A के साथ में छेड़छाड़ करके, सॉरी 35A के साथ में छेड़छाड़ करके आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? देखिए 370 और 35A एक ब्रिज है हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। 370 क्या करता है? 370 कश्मीर को हमारी संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है, ब्रिज बनाता है, कानून हमारे संविधान में होना चाहिए। ब्रिज बनाता है। सुशील पंडित जी, क्या आप कश्मीरी पंडित की भड़ास यहाँ पर नहीं निकालिए। 370 एरिया नहीं है आपकी भड़ास निकालने का। आप कश्मीरी पंडितों को बताना चाहते हैं वो एक इशू है। आप कश्मीरी नकवी साहब, आपका रुख, कंक्लूसिव रिमार्क। बीडी नकवी साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए ऐसा है, कश्मीर इशू पे हमको थोड़ा सा रिस्ट्रेंट के साथ डिबेट करनी चाहिए। ये डेलिकेट इशू है और हम तो चाहेंगे कि भाई 370 खत्म हो जाए, कश्मीर का हमारा एक अंग है, हम मानते हैं। लेकिन ऐसा है ना, कश्मीर का प्रॉब्लम अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नहीं तो ये बात भी कही गई है कि हम इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में ही इसका समाधान सोचेंगे। ऐसे में क्या इस जनादेश के बाद लोग और वक्त देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को तैयार हैं? सवाल यह है, क्योंकि आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद बाय द वे हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। जी बहुत। एक राष्ट्र एक झंडा होना चाहिए, ये बात लगातार कही जा रही है कि एक देश, तिरंगा झंडा, एक देश, तिरंगा झंडा पड़ना चाहिए, एक देश एक प्रधान एक निशान होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सभी को मंजूर है? और अगर अधिसंख्य को मंजूर है तो वो कितना वक्त और इस देश की अब इस प्रचंड बहुमत के साथ आई सरकार को देना चाहते हैं? बाबा रामदेव बहुत दिनों बाद सामने आए, उन्होंने कहा कि अब इन दो मुद्दों पर तो देर नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।